नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा विषय है धान की फसल। पूरी जानकारी शुरू से अंत तक। तो किसान भाइयों, जैसा आप सभी को पता है, धान की फसल साल में 2 बार उगाई जा सकती है, एक जायद में और दूसरा खरीफ में। जायद के लिए आप 10 फरवरी से 30 मार्च के बीच इसका रोपण कर सकते हैं, जो 90 से 150 दिन की फसल होती है। किसान भाइयों, उसके बाद आता है खरीफ। खरीफ में आप 15 मई से 15 जुलाई के बीच फसल लगा सकते हैं। इसकी अवधि भी 90 से 150 दिन की होती है। इसके बाद किसान भाइयों नंबर आता है तापमान, मिट्टी व खेत की तैयारी। फसल रोपाई के 20 दिन पहले खेत की एक बार जुताई करके खेत के एक एकड़ खेत में लगभग 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के और 2.5 किलोग्राम ट्रिकोडर्मा साथ में डाल दें। इसके बाद खेत की 3 बार अच्छे से जुताई करें। जुताई के बाद खेत को समतल करके ऊपर तक पानी से भर दें, ताकि आपकी गोबर की खाद मिट्टी में अच्छे से मिल सके। उसके बाद किसान भाई नंबर आता है नर्सरी लगाना। 1 एकड़ की नर्सरी बनाने के लिए 10 मीटर लंबी व 2 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं। उसमें 500 ग्राम कार्बोनेट बोफ्रान और 5 किलोग्राम DAP डालकर खेत की गहरी जुताई करके पानी भर दें। अगर 10 दिन बाद नर्सरी पीली पड़ती दिखाई देने लगे तो इसके लिए 150 से 170 ग्राम फेरस सल्फेट को 20 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, ज़रूरी होता है उन्नत किस्मों का चयन करना। इसी क्रम में मैं आपको कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बता रहा हूँ, जो आप अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आती है श्री राम की सोनाली। 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। यह किस्म थोड़ी सुगंध के साथ लंबे पतले दाने वाली होती है। यह ब्लास्ट रोग के प्रति सहिष्णु होती है। उसके बाद किसान भाई होता है PHB 71। 130 से 135 दिन की अवधि होती है। इस किस्म की खेती हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में अधिक की जाती है। इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर लगभग 7 से 8 टन तक हो जाती है। इसी श्रेणी में किसान भाइयों नेक्स्ट अगला नंबर आता है पुसा बासमती 1692। 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति एकड़ लगभग 27 क्विंटल तक पहुंच जाती है। इसकी पुआल लंबी व दाना खुशबूदार होता है। इसके चावल ज़्यादा नहीं टूटते। यह किस्म दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। उसके बाद नंबर आता है श्री राम की ही दूसरी है खुशबू। 100 से 110 दिन की अवधि होती है। पौधे की लंबाई 105 से 15 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म की बुआई का समय 15 मई से 15 जून तक उचित रहता है। उसके बाद नंबर आता है KRH2। 130 से 35 दिन की अवधि होती है। इस किस्म की खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरांचल में अधिक की जाती है। इसी प्रकार अगला नंबर है PRH10। 125 से 130 दिन की अवधि होती है और इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर 5 से 6 टन तक पहुंच जाती है। उसके बाद आता है हमारे क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय किस्म है ये पूसा बासमती 1121, जो कि लगभग हर किसान इसके बारे में अच्छी जानकारी रखता है। 130 से 40 दिन की अवधि होती है। इसका पौधा लंबा होता है। यह किस्म एक सुगंधित किस्म है जिसकी पकने की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। इसकी औसतन पैदावार लगभग 13-14 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच जाती है। उसके बाद किसान भाइयों नंबर आता है पायनियर 27P31। 128 से 132-35 दिन की अवधि होती है। इस किस्म के दाने मध्यम, लंबे, चमकदार और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। इसके पौधों की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। इसके प्रति एकड़ खेत से 28 से 30 क्विंटल पैदावार मिल जाती है। इसके बाद किसान भाइयों नंबर आता है एराइज 6444। 135 से 140 दिन की अवधि होती है। इसका दाना लंबा मोटा होता है। यह मध्यम सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी लंबाई बुआई के 135 से 40 दिन में पक के तैयार हो जाती है। प्रति एक हेक्टेयर खेत 80 से 90 क्विंटल पैदावार हो जाती है। इसके बाद किसान भाइयों नंबर आता है प्रो एग्रो
6444। सेम नंबर वही है लेकिन ब्रांड दूसरी है। अवधि होती है इसकी 135 से 140 दिन, वही अवधि है। इस किस्म की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में की जाती है। इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर 6 टन तक पहुंच जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी नस्ल है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद किसान भाइयों आता है पूसा पंजाबी बासमती 1509, जो कि लगभग हर क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय नस्ल है। किस्म है 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जल्दी पकने वाली किस्म है। यह किस्म झुलस रोग को सहने की शक्ति रखती है। इसकी पकने की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी औसत पैदावार 15-16 क्विंटल तक पहुंच जाती है। उसके बाद किसान भाइयों नंबर आता है नरेंद्र शंकर धान। आपने पहले, अब काफ़ी कम हो गया इसका रुझान। पहले हर किसान के मुंह से आपको सुनने को मिल जाता था कि शंकर धान उगाया हुआ है। अच्छी नस्ल है। 125 से 130 दिन की अवधि होती है और इस किस्म की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर 6-7 टन तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार अगला नंबर है श्रीराम रेशमा। 100 से 115 दिन की अवधि होती है। पौधे की लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म को अन्य किस्मों के आधार पर कम पानी की आवश्यकता होती है। इस किस्म की बुआई 15 मई से 15 जून तक की जा सकती है। इसके बाद किसान भाई नंबर आता है नरेंद्र 118, जो जायद में उगाई जाती है। 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इस किस्म के दाने लंबे, पतले तथा सफ़ेद होते हैं। 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका प्रयोग कम सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है। पौधे की ऊंचाई 85 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। इसकी खेती सभी राज्यों में की जा सकती है। औसतन पैदावार 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाती है। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है किसान भाइयों साकेत 4। जायद की फसल है। 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इस किस्म के दाने मध्यम, लंबे तथा सफ़ेद होते हैं। पौधे की ऊंचाई 85 से 90 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट रोग सलने की काफ़ी अच्छी ताकत रखती है। औसत पैदावार 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाती है। इसकी खेती बिहार, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से की जाती है। किसान भाइयों उसके बाद अगली किस्म आती है नरेंद्र 97। जायद की फसल है। 90 से 95 दिन में तैयार हो जाते हैं। दाने मध्यम, लंबे तथा सफ़ेद होते हैं। पौधे की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह पर्णचित्ती रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी किस्म है। औसत पैदावार 25 से 30 क्विंटल पहुंच जाती है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में अधिक की जाती है। इसके बाद किसान भाइयों ये कुछ जायद की नस्लें चली हुई हैं। इन्हीं में से एक नंबर आता है पंत धान। 120 से 125 दिन की अवधि होती है। पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं। 122 से 124 दिन 125 दिन पूरी तरह पक के तैयार हो जाती है। बैक्टीरियल लीफ के प्रति काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। औसत पैदावार 50 से 55 क्विंटल तक पहुंच जाती है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। उसके बाद किसान भाइयों सुना हुआ नाम आपने को ये बता रहा हूँ कावेरी चिंटू, जो भी काफ़ी पॉपुलर किस्म है। 160 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। किस दाने पतले तथा छोटे होते हैं। बाली लंबी तथा गुच्छेदार होती है। पौधे की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर तक हो जाती है। औसत पैदावार 26 से 28 क्विंटल तक पहुंच जाती है। उसके बाद किसान भाइयों पूसा बासमती का नंबर आता है 1637। 130 से 35 दिन की होती है। किस्म के पौधे कम ऊंचे तथा मजबूत होते हैं। 130 से 35 दिन में पक के तैयार हो जाती है। दाने मजबूत, चमकदार तथा वजनदार होते हैं। ब्लास्ट रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। 100 सेंटीमीटर तक पौधे होते हैं और 22 से 25 क्विंटल तक पहुंच जाती है। उसके बाद आता है पूसा बासमती 1718। 135 से 40 दिन की अवधि होती है। दाने लंबे तथा खाने में स्वादिष्ट होते हैं। 1000 दानों का वजन 22 से 24 ग्राम तक पहुंच जाता है। गोल मिर्च ब्लास्ट और जीवाणुपत्ती दबा रोग से लड़ने की काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है। औसत पैदावार 55 से 60 क्विंटल तक पहुंच जाती है। खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु में अधिक की जाती है।
फिर आता पूसा बासमती 17-28 140 से 45 दिन की किस्म होती है। दाने लंबे, वजनदार तथा सुगंधित होते हैं। दाने की लंबाई पकने के बाद 13.8 mm तक हो जाती है। बैक्टीरियल ब्लास्ट रोग से लड़ने की ताकत अच्छी होती है। औसत पैदावार 52 से 55 क्विंटल तक पहुंच जाती है। उसके बाद आता है JKRH 2609 120 से 25 दिन की अवधि होती है। लंबे पतले दानों में पकने की अच्छी गुणवत्ता होती है। BL और BPH के प्रति मध्यम सहिष्णुता, व्यापक ग्रहणशील है। रोपित और सीधे बोए गए चावल प्रणाली के लिए उपयुक्त, जिसको हम DSR विधि बोलते हैं। इन सभी उत्तम किस्मों के साथ साथ किसान भाइयों जरूरी है बीज का सही से उपचार करना, ताकि आप फंगस आदि बीमारी से बच सके। धान की बीज की मात्रा बुआई की पद्धति के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे छिटकाव विधि से बोने के लिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़, सीधी बुआई कतार में बीज बोने के लिए 30 किलोग्राम प्रति एकड़, रोपाई पद्धति में 12 से 16 किलोग्राम होता है। संकर किस्मों की रोपाई पद्धति में 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं SRI पद्धति में 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। बीज की मात्रा बताइए अभी आपको। अब होता है बीज का उपचार। बीज को बोने से पहले पानी में 8 से 10 घंटे तक भिगोएं। पानी के अंदर 1 ग्राम आप उपचार करने के लिए इसमें आप दवाई डाल सकते हैं। प्रति 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से 2 ग्राम कार्बनडाजिम को 1 किलोग्राम बीज में मिलाएं। ऊपर आए थोथे बीजों को निकाल दे। बचे हुए अच्छे बीजों को एक बोरी पर एक समान ढंग से फैला दे और उसको एक दूसरी गीली बोरी से ढक दे। इस बोरी पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते रहे और उसे नम रखें। बीज को 24 घंटे तक रखने के बाद जब वह उपजने लग जाए तब उसकी बुआई कर दें। इसके बाद किसान भाई नंबर आता है सही तरीके से बुआई करना। धान की नर्सरी की बुआई छिटकाव विधि से की जा सकती है। रोपाई के समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति यानी लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। उसके बाद आता है उर्वरक व खाद का सही से प्रबंधन होना। तो किसान भाइयों एक ऐसी पौधे की ज़रूरत होती है जिसको सही से पूर्ति करना ज़रूरी होता है। जो ज़्यादा या कम होना भी ठीक नहीं होता। अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपकी पैसे की बर्बादी है जो किसी काम का नहीं होता, और अगर कम हो जाता है तो फिर पौधे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इसलिए सही, नियमित और निश्चित खाद का प्रयोग करना ही, नियंत्रित खाद का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। धान की फसल रोपाई के समय 1 एकड़ खेत में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट SSP बोलते हैं, 50 किलोग्राम पोटास, 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल करें। बुआई के 10 से 15 दिन बाद, फसल रोपाई के 10-15 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सल्फर, 8 किलोग्राम बायोजाम का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। फिर बुआई के 35 से 40 दिन बाद, फसल रोपाई के 35 से 40 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 1 से 2 किलोग्राम NPK 20-20 का फसल पर स्प्रे करें। फिर आता है 45 से 50 दिन के बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम जायम, 8 किलोग्राम जिंक का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। बुआई के 50 से 60 दिन बाद कोत में बाली बनने की अवस्था में 1 एकड़ खेत में 1 किलोग्राम NPK 0.5232 को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। ये किसान भाइयों ऐसे न्यूट्रिएंट है जो आपके पौधों को अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अच्छा फल यानी बालियों की भी सही ग्रोथ देने में मदद करेगा। उसके बाद किसान भाइयों आता है बुआई के 70 से 75 दिन के बाद फूल बनने की अवस्था में दानों में अच्छी चमक और विकास के लिए 1 किलोग्राम NPK 0050 और 100 ग्राम बोरोन को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इससे आपके पौधे, आपके फल, आपके दाने में अच्छी चमक आएगी और पूरा वजन बनने में मदद करेगा। इसी कड़ी में किसान भाइयों सही नियंत्रित सिंचाई, नियमित सिंचाई और सही तरीके से मीठे पानी की सिंचाई ज़रूरी होता है। धान की फसल रोपाई करने के बाद खेत में 2 सप्ताह तक अच्छी तरह पानी खड़ा रहने दें।
जब खेत का सारा पानी सूख जाए तो उसके 2 दिन बाद फिर से पानी को भर दें। खड़े पानी की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। धान की फसल में मुख्य सिंचाई व्यवस्था निम्न है। अभी किसान भाइयों आपको बताऊंगा धान की फसल में सही तरीके से सिंचाई किस समय और कितनी और कौन कौन से तरीके से की जा सकती है। धान की फसल में पहली सिंचाई रोपाई के समय की जाती है और 2 सप्ताह तक पानी भर के खड़ा रखें। उसके बाद 40 से 45 दिन के फुटाव की अवस्था में सिंचाई करना ज़रूरी होता है। फिर 70 से 75 दिन की फसल होने के बाद सिंचाई करना ज़रूरी होता है। बुआई से 90 से 95 दिन के बाद फ्लावरिंग की अवस्था होती है फसल में, उस समय सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है बुआई के 100 से 120 दिन के बाद। इस दौरान आपकी फसल मिल्किंग अवस्था में होती है। आपके बाली के अंदर दाने में हल्का हल्का सफ़ेद दूध टाइप का बनना शुरू हो जाता है, बीज बनना शुरू हो जाता है। उस दौरान सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, इन सभी बातों के साथ साथ होता है फसल की सुरक्षा का भी ध्यान रखना। उसके लिए आपको कुछ नीचे जानकारी दी गई है। उसमें एक होता है जड़ों में लाल कीड़ा। इसकी पहचान के लिए आप धान की फसल में यह कीट पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह कीट लाल रंग का केंचुए के समान दिखाई देता है। पौधों की जड़ों को काटकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। खेत की गहरी जुताई करें। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए 1 एकड़ खेत में 5 किलोग्राम प्रीफ्रेनिल 0.3% GR को 20 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। उसके बाद आता है सफ़ेद फुदका। धान की फसल में यह कीट पत्तियों पर दिखाई देते हैं। यह कीट सफ़ेद हरे भूरे रंग का होता है। कीट फसल में अधिक प्रकोप होने पर फसल का विकास रुक जाता है। इसके बचाव के लिए फसल चक्कर अपनाएं। फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। प्रति एकड़ 5 से 7 पीले रंग के चिपचिपे कार्ड जरूर लगाएं। 1 एकड़ खेत में 60 किलोग्राम फ्लोनिकामिड 50% WG को 200 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव जरूर करें। उसके बाद किसान भाइयों आता है खरपतवार। नर्सरी में खरपतवार पहचान। धान की नर्सरी में बुआई के बाद तरह तरह के खरपतवार उग जाते हैं। इस पर इनकी नियंत्रण के लिए 10 मिली नामिनी गोल्ड 1 टंकी पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस दवा का छिड़काव तब करें जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती का हो जाता है। ज़्यादा बड़ा खरपतवार होने पर दवाई अपना सही से असर नहीं दिखा पाएगी और खरपतवार का सही से नाश नहीं हो पाएगा। उसके बाद किसान भाइयों आता है फसल रोपाई के समय। धान की फसल में बुआई के बाद खेत में सकरी पत्ती के खरपतवार का उगना। रोपाई के 1 हफ्ते तक पानी भरा रखें। खेत की गहरी जुताई करें। रोपाई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। समय से निराई गुड़ाई करें। रासायनिक नियंत्रण 0 से 3 दिन के अंदर प्रेटिलाक्लोर 50% EC 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ खेत में पानी भरकर ऊपर से छिड़क दे। दवा के बाद पानी भरा रखें 3 दिन तक। किसान भाइयों, इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि इस दवा का छिड़काव उल्टे पाव किया जाता है ताकि इसकी लेयर अच्छे से बनी रहे और आपके चलने से इसकी लेयर टूटे नहीं। इसकी लेयर ही पौधे या खरपतवार को उगने से रोकती है। इसकी लेयर का सही से बना रहना ज़रूरी होता है, वरना इसका असर कम हो जाएगा और खरपतवार को उगने से नहीं रोक पाएगी। इसको आप एक बोतल में डाल के उसमें एक छेद करके उल्टे पाँव चलते जाएं और छिड़कते जाएं। उसके बाद किसान भाइयों आता है, आपको बता देता हूं मैं, फसल रोपाई के समय धान का ब्लास्ट रोग। यह एक फफूंदीजनक रोग है। इस रोग में पत्तियों पर भूरे रंग के मार्जिन और भूरे रंग के राख के अंदर दोनों सिरों की तरफ झुकाव के साथ स्पिंडल के आकार के ये घाव बड़े अनियमित पैच बनाने और अंत पूरी पत्तियों को मारने के लिए बढ़ा सकते हैं। ब्लास्ट रोग की रोकथाम के लिए आइसोप्रोथियोलेन 40% EC 300 मिलीलीटर पानी 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद पिकोक्सीट्रोबिन 22.52% WWSC 240 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें।
और ध्यान रखें कि सभी पौधों पर छिड़काव समान रूप से गिरे और पौधे अच्छी तरह से भीग जाए, ताकि दवाई अपना असर ठीक से दिखा सके और आप खरपतवार का नियंत्रण के साथ साथ धान का ब्लास्ट रोग से सही से छुटकारा पा सके। किसान भाइयों, इसके बाद बारी आती है धान की शीत ब्लाइट। पौधे से लेकर दाने बनने तक की अवस्था में इस रोग का आक्रमण ज़्यादा होता है। इस रोग का प्रभाव मुख्य पत्ती और तने की गांठें, बाली पर आँख के आकार के धब्बे बनते हैं, बीच में राख के रंग का तथा किनारों पर गहरे भूरे तथा लालिमा लिए होते हैं। कई धब्बे मिलकर कत्थई सफ़ेद रंग के धब्बे बना लेते हैं, जिसमें पौधा झुलस जाता है। गांठों पर या बलियों पर आधार पर प्रकोप होने पर पौधे हल्की सी ही गांठों पर से तथा बाली के आधार से टूट जाता है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, स्वस्थ पौधों को उपचारित करके रोपाई करें, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग कम करें। इसके लिए